यह एक परेशान आत्मा की है। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज्यादा डर था। वहां के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की और कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले उसे और कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा सही। चलो धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिये ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था, और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी और एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसके बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मोड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वो उसे देखकर ऐसा डरा कि वो बेहोश होके गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों में खर खर की आवाजें तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाजें। वह इतना डर हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब ना जाने कितनों से पला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहां से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहां से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूं। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और जाकर की ओढ़कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके पसीना निकल आया था और वह ये सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ा। तब उसकी ने कहा, क्या हुआ, तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो ना? शाम को खाना खाया तुम्हें, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारी गांव में फैल गई कि वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का रास्ता भी बंद हो गया, अब हम लोग क्या करें। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी कि यह सब मांजरा क्या है।
तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नथीलाल भगत जी रहते हैं। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल होके भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है। पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया है उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है। तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए जब तक मैं उसे कुछ बताती, पर उससे पहले उस वहसी दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, वह बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं है, नहीं उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश गई तो गई कहाँ, ना हड्डियों का पता कहाँ गई, एक भी हड्डी नहीं मिली। तब पंडित जी ने नींबू दे दिया सबको और कहा जहां यह नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा ये रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है। उसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे भूत भूत। उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है, उसके यह बड़े बड़े दांत, आंखें, लाल लाल मुंह, भेड़िए जैसा ये बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वह सीधा नीचे आके गिरा। हा 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 चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, यह मेरी है, इसे मैंने वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पैर झकझोर दिया। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ते देख उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, उसके शरीर पर जहां जहां मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूटकर गिरा, वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा पंडित जी उस जगह से हट गए और वह नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा, वह वही ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा शाम होने वाली है, इससे पहले यहां और आत्माएं आए, पहले उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटा करा आग लगा दी। वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था मत जलाओ उसे, मत जलाओ उसे। देखते देखते वह हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आए और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो उसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाया मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव शांति आ गई। कहानी नंबर 2। पिछली कहानी में आपने जाना था रमकलिया को, एक षोडशी, एक ऐसी किशोरी जो बिंदास स्वभाव की थी, निडरता की महारानी थी। यहाँ पिछली कहानी के अंतिम पैराग्राफ को देना उचित प्रतीत हो रहा है। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे।
अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में रमकलिया को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाए और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे उस बगीचे में बुलाया, और वह भी अपने आप को रोक न सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रमकलिया थोड़ा तंग गई, अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर यह कोई इंसान न होकर भूत निकला तो। खैर जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमयी जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है, मैं अब इस दैवी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया। ये सब सोचती हुई रुमकलिया अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे डुगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठाती थी। डॉट 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 डॉट। रात को रमकलिया अपने कमरे में बिस्तरे पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सिहरन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उस कमरे के जंगले से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में बैठी इस डरावनी हवा से रमकलिया थोड़ी सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थीं। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को भी काबू में करने का प्रयास किया। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में हौले हौले भारी आवाज में गुनगुना रहा हो, बढ़ती दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना जलता परवाना हूं, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तरे के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अचानक उसे लगा कि वही बगीचे में वाले सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे हैं, उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। वह चाहकर भी कुछ न कह सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे ये क्या, उसके लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदली और उस काठ कुर्सी की ओर नजर घुमाई, तब तक वह काठ कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अलहड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए, सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तरे पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे। वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। ये कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी रमकलिया ही थी जिसे एक अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक रमकलिया को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि से लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है, यानी जगाने की कोशिश कर रहा हो। रमकलिया को लगा कि कहीं ये भी स्वप्न तो नहीं, पर वह तो जगी हुई ही थी। वह उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो रमकलिया को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। रमकलिया बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ कुर्सी पर मूर्त रूप में पर पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था, और वहां से एक मर्दानी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, रमकलिया तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूं। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ न कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहूंगा। वह आवाज आगे बोली, याद है पिछले जन्म में भी मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तूने मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। यहाँ मैं आप लोगों को रमेशरा की कहानी की याद दिलाना चाहूंगा, जो गांव की गोरी थी और उसे एक भेड़िहार का लड़का अपना बनाना चाहता था, पर रमेशरा के पिता द्वारा मना करने पर उस भेड़िहार पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और प्रेत हो गया था। बाद में वही प्रेत रमेशरा को ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था, और वही रमेशरा अब रमकलिया के रूप में फिर से पैदा हुई थी। आभार, मैं वही हूं पर अब बदल गया हूं। भले मैं आत्मा हूं, एक प्रेत हूं, पर अब मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूंगा और अब उसे नफरत से नहीं प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर रमकलिया एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त पर अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी हो पर है मेरा प्रियतम। मैं अब तेरे बिना जी नहीं सकती। तू अब देर न कर।
अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना। मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद रमकलिया को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह बिस्तरे पर गिर गई। सुबह सुबह रमकलिया के माता पिता रमकलिया के कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे हैं, पर वह उठने का नाम नहीं ले रही है। रमकलिया के माता पिता बहुत ही परेशान हैं क्योंकि रमकलिया के कमरे से कोई सुगबुगाहट नहीं आ रही है। आसपास के कुछ लोग भी एकत्र हो गए हैं। सब चिल्ला चिल्ला कर रमकलिया को जगाना चाहते हैं। अंततः रमकलिया के माता पिता ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़ते जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी उसकी किल्ली निकल गई और भड़ाक से करके दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही रमकलिया के माता पिता रमकलिया के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। रमकलिया के कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही रमकलिया के बिस्तरे पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंदूर का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तरे पर रमकलिया नहीं, कोई नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। रमकलिया की मां ने देर न की और बिस्तरे पर सोई उस महिला को झकझोरने लगी। अरे ये क्या! उस सोई तरुणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, पर रमकलिया का ये रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया था। दरअसल वह रमकलिया ही थी, पर वह एक नवविवाहिता की तरह सजरी संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थी तो पैर में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहां से उसके पैर में नए छागल भी आ गए थे। सर पर सोने का मंगटिक्का शोभा पा रहा था और उस मंगटिक्के के नीचे सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान। अरे रात को ही तो रमकलिया अपने कमरे में आई थी। रात को उसके कमरे में कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई। दरवाजा भी नहीं खुला तो इतना सारा सामान कहां से आ गया था उसके कमरे में? उसे एक नवदुल्हन की तरह कौन सजा गया था? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था उससे ऐसा लग रहा था कि कोई 8-10 महिलाओं ने 2-4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया है। रमकलिया के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जू तक नहीं। रमकलिया बिस्तरे से उठी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों, विशेषकर अपने पिता और माता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपने माता के पास गई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि माँ, मैं अब विवाहिता हूँ। इसके बाद भी उसकी माँ कुछ बोल न सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे। धीरे धीरे यह बात गांव क्या पूरे जवार और जिले में फैल गई। लोग रमकलिया के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने रमकलिया से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था। कहानी नंबर 3। ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 19 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में जिंदगी सामान्य करने में थोड़ा वक्त लगा, मगर समय के साथ सब सामान्य हो गया। उस समय वहां एक तांत्रिक बहुत जाना माना जाता था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षरता की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उसके पास ही जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और ठीक भी हो जाते थे। उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुंचते हुए मेरी दादी की पास भी पहुंची। उन्होंने ने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने बाल को खोलकर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था। घर पर सब बस माली जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ माली जी लेके आ गया। माली जी ने कुछ दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में माली जी ने उनसे कुछ रुपए और एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और एक बोतल का क्या मोल। मेरी दादी ने भी ये सब देखा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना माली जी की कृपा से ठीक नहीं होता था। माली जी की अच्छी कट रही थी। एक दिन घूम घुमा कर परेशानी मेरे घर में भी आ गई।
मैं बहुत छोटा था, मुझे अचानक से उल्टियां आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफी परेशान थी। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानती नहीं थी। फिर एक पड़ोसी औरत से दादी ने किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उस औरत ने डॉक्टर से पहले माली जी के पास चलने की सलाह दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी, हो सकता है मैं भी किसी चपेट में आ गया हूं। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। माली अपने घर में बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवाकर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़े। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेके बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, दादी ने जवाब दिया। जहां आप बैठी थी वहां से पूर्व दिशा की और किसी ने क्रिया करके अपनी चीज वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसे ये परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहां से हटाते हुए कहा। फिर ये कैसे ठीक होगा? कोई इलाज है क्या इसका? दादी ने परेशान होकर माली से पूछा। ये चीज थोड़ी जिद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी को समाधान के तौर पर यह बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको ये चीज दे जाएगा, दादी ने माली से कहा और फिर वहां से वापस अपने घर आ गई। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी का थान माली के घर पहुंचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं था। मम्मी ने जब इस बारे में दादी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ऐसा बोले हैं माली जी ने। और मेरे पिताजी से इस बात को करने को दादी ने मना कर दिया। उसकी वजह ये थी कि पिताजी इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे, दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे। इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई कि ये बात पिताजी के सामने ना आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और फिर सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब दादी इसे माली का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर। मोहल्ले के औरतों में अब मेरी दादी भी उस समूह में शामिल हो गई थी जो माली पर विश्वास करती थी। उस दिन के बाद से मेरे घर में अजीब ही हो गया, कभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो कभी मेरा भाई। दादी दिन के हिसाब से माली के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में माली का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और माली का घर आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे पिताजी अभी भी इस बात से अनजान थे। माली जब भी आता दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से भी अभिवादन वगैरह करवा देते, मगर बताया कभी नहीं कि ये आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा चक्कर सा आ गया खाना बनाते वक्त और वो वही बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी ज्यादा लग रही थी, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी को ये बात सामान्य लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और काम काज में लगी हुई थी। मगर दादी ने इसे कुछ ऊपरी बला समझा और माली से इस बारे में बात करने की ठान ली। ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने भी सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर ये बात माली से पूछने की ठान ली और माली को बुलवा लिया। माली भी झट चला आया। आखिर एक आवाज में उसे भोग जो भिजवा दिया जाता था। खैर, माली आया और दादी ने उसे बात बता दी। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लांग लेकर कुछ करने लगा, जैसे लांग को लौंग से गिन रहा हो। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती है। दादी ने कहा कि वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माता जी, ये तो देवी की महिमा है, न जाने कब किस पर दयाल हो जाए। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दे। माली ने दादी की बात का उत्तर इस तर्क के साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा न बचा। उन्होंने माली के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया। लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी उपस्थिति में ये मुश्किल ही था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देवी आना चाहती है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त दादाजी ने कर दिया। माली जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजाकर पूरा माहौल तैयार कर लिया था। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया।
ना चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोहबान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादा दादी को भी बोल के मन ही मन माता का आवाहन करो। सो दादा दादी करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई सवारी आए और जय जय गूंजने लगी। काफी प्रचंडता के साथ मम्मी पर उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियां टूटकर हाथों में कई जगह लगी गईं और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी प्रचंडता देखकर दादा दादी पेट के बल लेट गए और श्रद्धा से प्रचंडता की जगह सौम्य रूप की प्रार्थना करने लगे। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी के ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गई। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो तब होश ही नहीं था। इधर माली ने दादाजी से कहा कि अब तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब तो देवी स्वयं आ गई हैं आप लोगों की रक्षा के लिए। दादाजी ने अनमने मिजाज से इस बात को स्वीकार किया और माली को विदा कर दिया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरह हर बार सवारी आए तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुलदेवी भी नहीं, तो फिर ये सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे और फिर दादी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफी नाराज हुए कि ये कौन सी मुसीबत हाथ लग गई। माली के विषय में तो ये कहा कि वो अगर दोबारा घर में आया तो उसकी टांगे हाथ में दे दूंगा। उस दिन के बाद से घर में अलग ही माहौल हो गया। सोमवार को मम्मी पर सवारी आने लगी और शांत करने के लिए माली को बुलाया जाता और माली की अच्छी खासी दावत का इंतजाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगे वो अलग। मम्मी इन सब बातों से बहुत ज्यादा उब गई थी, जिसे कहा जा सकता है कि पीड़ित हो गई थी। काफी परेशान हो जाने पर एक दिन मम्मी ने सारी बात मेरे सबसे बड़े मामा जी को चिट्ठी में लिखकर बता दी। क्योंकि उस जमाने में फोन बहुत कम हुआ करते थे। जवाब में मामा जी ने आने का दिन निश्चय करके आने की सूचना दी। एक हफ्ते बाद मामा जी दिल्ली आए। उनके साथ में एक व्यक्ति और थे, साधारण सा दिखने वाले। अपने साथ हाथ में एक छोटा सा थैला लेके वो मामा जी से साथ हमारे घर आए। स्वागत पानी होने के बाद अपनी सारी बात और सारी विडंबना दादी ने मामा जी को बता दी। और मामा जी भी ये जताए बिना कि उन्हें ये सब बात पता है, चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने साथ आए उस व्यक्ति से दादी का परिचय करवाया। ये हमारे एक दूर के चाचा जी हैं, मन्नीलाल, यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। ये भी कुछ जानकारी रखते हैं। अगर आप आज्ञा दे तो ये शायद कुछ बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मामा जी ने दादी से कहा। दादी ने दादाजी पूछकर इस बात की स्वीकृति दे दी। फिर थोड़ी देर कुछ विचारने के बाद मन्नीलाल चाचा ने कहा कि माताजी, माली जी को बुला लीजिए तो फिर सारी बात आराम से की जाए। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर माली को बुलवा लिया। सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चारपाई पर बैठकर मामा जी और मन्नी चाचा बैठकर चाय पी रहे थे और धूप आनंद ले रहे थे कि माली का आगमन हुआ। दादी ने मामा जी लोग का परिचय करवाया। थोड़ी हाल खैरियत की बात के बाद मामा जी ने माली से पूछा, अपने ही पूजा करके मेरी बहन पर देवी की सवारी करवाए है ना। हाँ, पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आना चाहती थी। माली से जवाब दिया। कौन सी देवी है वो? मन्नी लाल चाचा ने सवाल किया। ये तो आप खुद ही पूछ लीजिए, कोई आपके परिवार की होंगी। माली ने दादाजी तरफ देखकर कहा। दादाजी ने जवाब दिया, हमारे परिवार में तो कोई कुलदेवी नहीं है। तो फिर कोई और होंगी बचपन में जिनका दर्शन हुआ होगा। माली ने कहा। यहाँ उसका तात्पर्य चेचक से था। उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जिस देवी का दर्शन विकट रूप से होता है उनकी कृपा भी उसी तरह होती है। और कभी कभी उस देवी की सवारी भी आने लगती है। यही बात माली भी समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में भी कभी कोई दर्शन नहीं हुआ, मेरे मामा जी ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं ना, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेंगी। माली ने खुद को फंसता देख इस तरह डराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी है कौन सी जो ऐसे परेशान कर रही है? मन्नी चाचा ने माली से कहा। ठीक है, आइए, लेकिन डरना मत, माली ने होशियार किया। मन्नी चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप है ना। इतना कहकर माली उठ गया और अंदर जाते जाते बोल, तो फिर आइए ना। मन्नी चाचा ने कहा कि आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। माली फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया।
दादी के कहने पर मम्मी भी आकर बैठ गई और मामा जी भी, मगर मन्नी चाचा बाहर ही बैठे रहे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिया जलाने लगा, मगर दिए की बाती ने लो नहीं पकड़ी। एक बाद माचिस की तिल्लियां जला जला कर माली ने 3 माचिसें खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। अब माली के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी उसकी ये हालत हो रही थी, मगर उसका कोई मंत्र, कोई जोर नहीं चल रहा था। माली की समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। माली सब कुछ रखकर बैठकर कुछ मंत्र जाप कर रहा था कि मन्नी चाचा अंदर आए। क्या हुआ, देवी नहीं आई? मन्नी चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज हो गई है, माली ने कहा। अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या एक आत्मा भी नहीं आ सकती बच्चे? मन्नी चाचा ने कहा। का क्या मतलब? माली ने लखाती जुबान से पूछा। एक फूल और कपूर पर चलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया? तुम ओझा बनकर घूमने लगे। वो सब तो फिर भी ठीक था, मगर तुम जो यहाँ करने आए थे वो तो बहुत नीच कर्म है, मन्नी चाचा ने जवाब दिया। माली हक्का बक्का होकर केवल मन्नी चाचा की बात सुन रहा था। तभी मामा जी ने मन्नी चाचा से पूछा, कैसा नीच कर्म चाचा? इस तारानकन 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 की औलाद ने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास करवाया, क्योंकि ये इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जब ये अपनी सास के बाद अपने कुल देवता की पूजा करती तो ये सारी पूजा इसकी देवी लेती, और इस देवी को नया कुल मिलता तो इसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो जाती, और ये नीचे इस कुल के गुरु के रूप में पूजा जाता। और अगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज हो जाते तो ये कुल यही रुक जाता। ये कमीना एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद कर देता। अब तू जहां से आया है वही चला जा, तेरा ये सारा नाटक आज के बाद नहीं चलेगा, अपनी देवी भी भूल जा। मन्नी चाचा ने गुस्से में माली की तरफ उंगली करके ये सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू निकल आए। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मगर मेरी देवी सिद्धि मत छीनो। माली रोनी सूरत बनाकर मन्नी चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला। तेरी देवी ने तभी तेरा साथ छोड़ दिया था जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था। अगर तुझमें जरा सी भी कोई चीज बाकी होती तो ये दिए जल गए होते। अब उठ और निकल जा यहां से, मन्नी चाचा ने गरजते हुए कहा। माली रोता आंसू पोंछता हुआ वहां से चला गया। मामा जी और मन्नी चाचा जो काम करने आए थे वो हो गया था, फिर वो वहां 2 दिन रुके और चले गए। इन 2 दिनों में माली के साथ क्या क्या हुआ था, ये सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई, और उस ढोंगी माली का सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन बाद वो वहां से कहीं और रहने चला गया। दोस्तों, मन्नी लाल चाचा एक अघोरी थे। उन दिनों वो कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर के चौकीदार की पोस्ट पर रात की शिफ्ट में काम किया करते थे। एक बार एक दोस्त के घायल होने पर मामा जी हिलेट हॉस्पिटल गए, वही मामा जी की मुलाकात मन्नी चाचा से हुई थी। फिर वो अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मामा जी ने मम्मी की चिट्ठी के बारे में मन्नी चाचा को बताया तो वो तुरंत आने को तैयार हो गए थे। वो बहुत ज्यादा ऊंचे अघोरी नहीं थे, मगर माली का काम करने के लिए काफी थे। कुछ साल पहले मैं भी उनसे मिला था। उसके बाद सन 2009 में उनका देहांत हो गया, मगर उनके काफी एहसान आज भी हमारे ऊपर है। कहानी नंबर 4। बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेसरपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रमेसर काका थे। सभी गांववासी रमेसर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों, सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रमेसर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15-16 की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शोरशी का शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेसर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांवों वरदेखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नजर में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रमेसर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेसर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रमेसर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेसर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है, दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है, तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतजार प्रसन्न मन से कर लूंगी।
कोलकाता पहुंचने पर नदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूम जाता। वो जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नदेसर की यह बेकरारी दिन व दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नदेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नदेसर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूं, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे मिलूं। खैर, अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नदेसर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ। कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार, टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गंवई आबोहवा का आनंद लें। नदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही नदेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जा जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेसर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नदेसर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार, अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नदेसर की बात सुनते ही निकेश हांफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार, अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यार, हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नदेसर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नदेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नदेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नदेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यारो, इसकी क्या जरूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि जरूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं, तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नदेसर से कहा कि यार नदेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को ये सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नदेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नदेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नदेसर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नदेसर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नदेसर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी कर लिए। उसकी बात सुनकर नदेसर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दिया था। भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था।
पर नदेसर की इन भोली बातों का उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नदेसर को कसकर पकड़ लिए थे और 3 चंदा का चीरहरण करने लगे थे। अभी नदेसर या चंदा चिल्लाकर आवाज लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए। फिर निवस्त चंदा और घनेसे को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नदेसर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे 5 नरपिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः अपनी वाली करने के बाद उन 5 ने चंदा को भी मौत के घाट उतारकर वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढंक कर आग लगा दिए। आग लगाने के बाद ये 5 दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और नदेसर के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लंठी में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नदेसर घर नहीं आए तो नदेसर के पिताजी ने नदेसर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नदेसर और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और नदेसर को खोजने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती। थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं। अब नदेसर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि नदेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बताकर ले जाएंगे तो वे ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नदेसर कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी नदेसर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नदेसर के माता पिता बिना नदेसर और चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घरवालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे होली थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहां से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा होकर उस पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहां तो निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए हैं ना। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाए, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह ये बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं अपितु भूत प्रेत ने ही किया होगा। ये कहानी यही समाप्त होती है, पर इसके अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है कि क्या निकेश का ये हाल किसी भूत भूतनी ने ही ऐसा किया था या किसी और ने। कहीं चंदा तो नहीं या नदेसर, निकेश के अन्य 4 दोस्तों के साथ भी कुछ हुआ क्या?